गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप पिछले 3 लेक्चर्स में हम कार्बन के बारे में कुछ डिस्कस किए हैं कि कार्बन किस तरीके से बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन की जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी हाइड्रोजन के साथ, कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ये एक सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है कार्बनिक बॉन्ड को, इसको हम बोलते हैं मीथेन। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हमने देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस तरीके से हमने नेक्स्ट एक एग्जांपल देखा था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखी थी। ठीक है, तो कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमने जो इससे पीछे के एग्जांपल थे उनमें आपने देखा होगा कि हमने उन मॉलिक्यूल्स की बात की थी जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या तीनों ही तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, किस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कार्बन जो है वो और दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग है, इसलिए हम इसको बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कार्बन के बारे में विशेष होगा, तो हम अब वो जानकारी यहाँ पर लेंगे कि कार्बन के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो दूसरे एलिमेंट्स के बारे में नहीं है, कि कार्बन इतना विशेष क्यों है। तो उसको हम स्टडी करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इस टॉपिक के अंडर में हम उसको कवर करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन का जो बिल्कुल ही अद्वितीय, मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरों से साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो उनसे बिल्कुल अलग नेचर है कार्बन का। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टी है कार्बन की जो इसको बाकी दूसरे एलिमेंट से अलग बनाती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है कैटिनेशन। दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। अपना मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट वगैरह से टेट्रावैलेंट कार्बन। थर्ड स्मॉल साइज है कार्बन के एटम का, स्मॉल साइज ऑफ एटम। कार्बन के एटम का साइज क्या है, स्मॉल है। और एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका क्वेश्चन कम मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ये 2 प्रॉपर्टी ही डिस्कस करनी है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट। देखिए क्या मतलब है कैटिनेशन का, क्या मतलब है टेट्रावैलेंट होने का, ये प्रॉपर्टीज कैसे इसको वर्सेटाइल बनाती है, इसके नेचर को। तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखिए उसको कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने समझना होगा कि कार्बन दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। देखिए हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एस्टर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के बारे में भी हमने देखा था कि ऑक्सीजन ने किस तरीके से अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके किस तरीके से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी। तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो अलग हो। देखिए कार्बन के पास जो यूनिक प्रॉपर्टी कैटिनेशन की उसको हम समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनाता है, डबल बॉन्ड किस तरीके से बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनाता है। तो पहले हम उसको समझते हैं कैटिनेशन को समझने से पहले। देखिए ये हमारे पास कार्बन का एक एटम है,
ये हमारे पास कार्बन का एक दूसरा एटम है। तो कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस तरीके से हमारे पास एक दूसरा कार्बन का एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी रहेगी? 2। और इससे आप जानते हैं कार्बन का जो है, कार्बन के बारे में जब बात करूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करते हैं तो कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। और इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो क्या है? 4। ये सब जानकारी हमारे पास है। तो कार्बन अगर सिर्फ अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करना चाहे तो ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। तो जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब आपस में होती है तो एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसका रेस्ट है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ सपोज कीजिए रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के, सिर्फ हम कार्बन और कार्बन की ही बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई? तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, अगर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर कर सकता था। कार्बन अगर कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन यदि दूसरे कार्बन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ अदर एटम के साथ शेयर करता है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल तरीके से क्या है? सेटिस्फाइड है। और इस केस में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो ये कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। रेस्ट ऑफ द 2 बॉन्ड्स किसी अदर एटम के साथ जो है कार्बन। अब हम जानते हैं कि एक ही टाइम पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में 2 एटम्स के द्वारा शेयर किए जा सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकती है और कार्बन के पास ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। तो कार्बन ने देखकर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए दूसरे किसी कार्बन के एटम के साथ और ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने किसी दूसरे अदर एटम्स के साथ शेयर किए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ से हमने हमारी जो जानकारी है वो हमारे पास ये है कि कार्बन कार्बन के साथ चाहिए तो क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। मतलब कार्बन तीनों तरीके के बॉन्ड बनाने में सक्षम है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। क्या हाइड्रोजन के साथ ऐसा था? क्या हाइड्रोजन सिंगल, डबल, ट्रिपल सिंगल के बॉन्ड बना सकता था? नहीं। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है दूसरे एटम्स के लिए। तो कार्बन खुद ही के साथ सिंगल, डबल चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इससे क्या होगा? कार्बन के कंपाउंड की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी दूसरे एटम्स के कंपेरिजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो बात है वो हमारे दिमाग में ये आती है कि कार्बन तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। स्टेबिलिटी का जिक्र हम कर चुके थे पहले कि सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू द सिंगल। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कि जितने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो कम स्टेबिलिटी होगी, रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो कार्बन तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है और क्वाड्रपल यानी कि 4 बॉन्ड एक साथ बनने पॉसिबल नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कितने बनाता है? 4। ठीक है।
सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ। तो सपोज करिए सारे सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाए? इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। लेकिन हमारा यहाँ मेन टॉपिक ये था कि कार्बन कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के साथ ही सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कार्बन के बारे में क्या है कि कार्बन चेन में कंपाउंड बना सकता है। मतलब क्या है इस बात का कि कार्बन चेन में कंपाउंड बना सकता है। देखिए क्या मतलब इस चीज का। चेन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे अपने आप को रिपीट करना है तो क्या है? चेन है किसी से। तो कार्बन ने सपोज करो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है भाई टोटल। तो इसने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया। सपोज करो दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना लिया। इस कार्बन में एक बॉन्ड इसे के साथ बनाया, दूसरा किसी दूसरे कार्बन के साथ बना लिया। तो इस तरीके से क्या कर सकता है? कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है। तो आप अपनी ही बुक में जब आप सोप का फॉर्मूला देखेंगे C17H35 COONA, तब आप देखेंगे कि का एक एक जो है कंपाउंड में कार्बन के 17 18 एटम है, 100 तक भी एटम है। तो कार्बन क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन में के जो एटम्स की संख्या वो किसी कंपाउंड में बहुत ज़्यादा तक हो सकती है। किसी दूसरे एटम के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एटम ऐसा कर भी लेता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड बना भी लेता है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऐसा करके वो अपने आप को और ज़्यादा अनस्टेबल कर लेता है। मतलब उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि कार्बन के कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी वजह से ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं। लॉन्ग चेन होने के बावजूद भी कंपाउंड्स क्या है? स्टेबल है। दूसरे किसी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा कोई एटम कर भी लेता है बाई चांस, तो वो अनस्टेबल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके दूसरे अदर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। तो कार्बन के जितने लंबे चेन के कंपाउंड्स बनाना किसी दूसरे एलिमेंट के लिए आसान काम नहीं है, या दूसरे एलिमेंट से साथ नहीं करते। तो कैटिनेशन का मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना के और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटिनेशन। मोreover हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड्स की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। तब कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। हिंदी में जब आप इसका नाम देखेंगे तो कैटिनेशन होता है श्रृंखला, मतलब श्रृंखला बनाना, लंबी चेन बनाना। तो कार्बन एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। आपको एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स और कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी is called catenation. These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even carbon atoms arranged in the form of rings. हम इस लाइन का मतलब भी समझेंगे। Carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon and carbon atoms are known as saturated, and linked by either double or triple bond are known as unsaturated compounds. देखिए हम एनसीईआरटी के एक लाइन का मतलब क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कार्बन
कार्बन के साथ ही क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स यानी कि लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर सकता है। सर क्वाइट स्टेबल, क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। हमारा अब यहाँ पर सेट ने एक पॉइंट ऐड किया है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो 3 तरीके से बन सकते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे ये चेन को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। चेन स्ट्रेट चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है। मतलब यहाँ पर आप पाएंगे कि एक कार्बन एटम 2 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, और अगर एक कार्बन को 3 के साथ जोड़ दें या 4 के साथ जोड़ दें तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा, ब्रांच चेन। तो ये आपके सामने जो एग्जांपल है, जो बोर्ड पर आपको चेन दिखाई देती है, स्ट्रेट चेन। दूसरा आपके पास हो सकते हैं कंपाउंड्स ब्रांच चेन। कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बनाता है और ब्रांच चेन कंपाउंड भी बनाता है। आगे चलकर आप पाएंगे कि इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन जो कंपाउंड्स हैं, इनका जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आगे आप डिस्कस करेंगे ब्यूटेन के, पेंटेन के, हेक्सेन के, तो आगे कंपाउंड्स आएंगे तो उनके आप आइसोमर्स भी हम डिस्कस करेंगे। और आइसोमर्स का बहुत ही वास्ट टॉपिक है, 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वास्ट टॉपिक। तो कार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन हो सकती है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है कि कोई भी कार्बन का एटम आप उठाकर देख लें, कार्बन एट द मोस्ट 2 ही कार्बन के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई भी कार्बन आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जब कार्बन 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ जुड़ा हो। यदि ऐसा हो जाता है, यदि ऐसा होता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, आपका ब्रांच चेन हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कंपाउंड आपका रिंग की फॉर्मेशन हो तो रिंग की कंपाउंड्स में हो सकता है। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स में क्या होगा आपका, अगर वो कंपाउंड आपका रिंग की फॉर्म में नहीं है, रिंग नहीं है, रिंग में बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की पहचान सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर कोई भी कार्बन का कोई एटम 2 कार्बन से जुड़ने की बजाय 3 से जुड़ जाए, 4 से जुड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए। तो क्या देख रहे हैं आप, एक कार्बन को मैंने कितने कार्बन से जोड़ दिया, 1 2 3, चेन आगे चल रही है। तो यहाँ पर आप आज क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ गया है। या आप ऐसा पाते हैं कि ये जो है कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ जो है आपका जुड़ गया है, 3 के साथ जुड़ गया है, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 के साथ जुड़ सकता है, 4 के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, बाकी अपने ये रेस्ट बॉन्ड सोच कीजिए, इसके साथ डबल बना लें तो ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन के साथ बना लें। ठीक है, तो किस पॉसिबल है, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन अगर 2 कार्बन से, कोई भी कार्बन पूरी चेन में 2 कार्बन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कंपाउंड इज ब्रांच चेन कंपाउंड। द थर्ड वन कंपाउंड जो कि काफ़ी ज़्यादा आप आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको, दे आर द रिंग। कार्बन कैन फॉर्म द कंपाउंड्स इन द फॉर्म रिंग को भी आप एक चेन बोल सकते हैं, क्योंकि रिंग भी क्या है, चेन ही है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन, क्या कर सकता है, ब्रांच चेन कंपाउंड बना सकता है, और किसकी फॉर्म में कंपाउंड्स बना सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो आपके पास से 3 तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर ब्रांच चेन कंपाउंड आपके पास हो सकते हैं, या फिर आपके पास कंपाउंड्स हो सकते हैं किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म। इनकी फॉर्म है, फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल यहाँ पर में दिया गया है, लेकिन हम स्केलेटन से ड्रा कर लेते हैं जिस तरीके से कि मान लीजिए कार्बन कुछ इस तरीके से रिंग की फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, समझ सकता है। तो यहाँ आप क्या पाएंगे, रिंग में जब भी आप किसी भी कंपाउंड को देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेट चेन और रिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी कार्बन का एटम यहाँ देख लो। ठीक है,
वो हमेशा कितने कार्बन के कंपाउंड से कितने कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होगा, 2 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ होगा, आइदर बाय सिंगल, डबल या फिर जो भी आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हमेशा रिंग की फॉर्म में जब भी आपका कंपाउंड बनेगा तो वहाँ पर कार्बन का हर एक एटम 2 कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। इन स्ट्रेट चेन में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि ओपन और जहाँ पर चेन आपकी क्लोज हो गई है वो कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में और रिंग में सिर्फ यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि स्ट्रेट चेन में जो आपका स्टार्टिंग जहाँ से आपकी चेन स्टार्ट हो रही है, आप इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, कहीं से भी आप स्टार्ट करें, तो स्टार्ट का जो कार्बन है जहाँ पर आप अपनी चेन को खत्म कर पा रहे हैं, बट रिंग में आपको कहीं स्टार्टिंग और कोई एंड पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो स्टार्टिंग और एंड के जो कार्बन एटम दे आर आल्सो बॉन्डेड टुगेदर। तो कार्बन 3 तरीके के कंपाउंड्स 3 तरीके से भी अपने आप की तो चेन में कंपाउंड बनाता है, पहली बात है। दूसरी बात सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड बनाता है। तीसरी बात जो चेन है वो स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, तो रिंग हो सकती है। तो आप सोचिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज होने से कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या कितनी ज़्यादा होती है। तो कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है तो उससे आप थोड़ा सा ये आइडिया ले पाए कि कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक छोटा सा एक नाम आपका यहाँ सेट ने लिया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उस टॉपिक को हम अलग से देखेंगे। सिंपल सा आप ये समझें कि कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ज़्यादा स्टेबल है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो कैटेनेशन के अंदर इतना है कि आप समझ गए होंगे कि कैटेनेशन का क्या मीनिंग है, किस तरीके से कार्बन के एटम्स आपस में ज्वाइन करके ये सब बातें जो है आपने यहाँ पर जानी। 3 चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हैं। पहला, कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा, कार्बन के ही एटम्स के साथ सिंगल, डबल या फिर चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तीसरा, ये कंपाउंड्स जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं और रिंग के फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट। देखिए कैटेनेशन में जितना सब कुछ आपने पढ़ा है वो क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों किस वजह से हो पाया कि कार्बन सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी तीनों तरीके के बॉन्ड बना पाए, वो सिर्फ कार्बन के टेट्रावैलेंट होने की वजह से। इसका क्या मीनिंग है? आपने मोनोवैलेंट एटम के बारे में पढ़ा। मोनोवैलेंट जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिनमें जो आपके जो एटम्स हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं मोनोवैलेंट। इस तरीके से डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट आपने पढ़े हुए हैं। उस तरीके से टेट्रावैलेंट। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4 है। उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। तो कार्बन का टेट्रावैलेंट होना ही इसके लिए क्या है? इसके नेचर को क्या बनाता है? वर्सेटाइल बनाता है। इसकी वजह से कैटेनेशन में आप जो भी कुछ पढ़ पाए कि लॉन्ग चेन कंपाउंड बना पाया है या फिर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाया, वो सब किस वजह से पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। तो यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग आपके पास क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी में आपको एक बार रीड कर देता हूँ कि सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जैसे आप देख रहे हैं मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ पाया है। फॉर एग्जांपल सल्फर के साथ आपका जो कार्बन कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन होके, क्योंकि इसके ये उनके साथ भी कंबाइन हो सकता है जो मोनोवैलेंट है, उनके साथ भी कंबाइन हो सकता है जो डाइवैलेंट है, उनके साथ भी कंबाइन हो सकता है जो ट्राइवैलेंट है, और टेट्रावैलेंट के साथ इनके खुद के साथ भी कंबाइन हो सकता है। मतलब ये सबके साथ कंबाइन करके अपने आप को जो है बॉन्ड बना के उनके साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल तो क्या कर सकता है? कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। इस वजह से टेट्रावैलेंट होने की वजह से इसके कंपाउंड की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 2 ही प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने जो नीचे आपका एक ब्रीफ दिया गया उस ब्रीफ को भी आपने बड़े ध्यान से समझना है। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन करना कोई जो है मुश्किल काम नहीं है।
मुश्किल काम क्या है, आपको स्टेबल बना के रखना। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कार्बन के जो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जा रहे हैं। तो रिएक्टिव होने का मतलब जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा मतलब उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। देखिए जब आप केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझना कि कोई चीज़ केमिकली क्यों रिएक्ट करती है। वो तब रिएक्ट करती है जब वो अनस्टेबल हो। स्टेबिलिटी के लिए ही कोई चीज़ अपने आप को क्या करती है, दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, दूसरी चीज़ को रिस्पॉन्स देती है जब वो क्या हो, अनस्टेबल। तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव हो उतना ही कम स्टेबल हो, जो जितना कम रिएक्टिव हो उतना ही ज़्यादा क्या स्टेबल। तो हमने स्टेबिलिटी को ही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें स्टेबल हैं, किस वजह से स्टेबल है, वो है कार्बन के एटम के साइज के स्मॉल होने से। हमारे पास ऐसे दूसरे एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैलेंसी 4 होगी, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होगी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका साइज कार्बन के साइज के कंपेरेबल हो। यानी कि उन बाकी एलिमेंट्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है कि एटम्स का साइज स्मॉल है। कि कार्बन के पास क्या है, सिर्फ 2 ही वैलेंस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बाकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उनको इनका स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी पकड़ क्या रहती है, ज़्यादा बनती है। यानी कि इनको होल्ड करना आसान हो जाता है इसके लिए, क्योंकि न्यूक्लियस से इस लास्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल क्या है, इज लेस एज कंपेयर टू अदर एटम्स। दूसरे एटम के कंपैरिजन में कार्बन के लिए कार्बन का जो साइज है वो क्या स्मॉल है। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स, उन पर कार्बन की पकड़ क्या है, ज़्यादा बनी रहती है। तो कार्बन का स्मॉल साइज होना कार्बन के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, क्योंकि उन कंपाउंड्स को और ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। तो यानी कि कार्बन तो लॉन्ग चेन में जो कंपाउंड्स बना रहा है ये अनस्टेबल नहीं होंगे, ये स्टेबल होंगे। किसकी वजह से, स्मॉल साइज ऑफ द एटम होता कार्बन की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम जो है थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होता है आइसोमर्स का। जब हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले ड्राइव करना सीख जाएंगे, उनके नोमेनक्लेचर को सीख जाएंगे, तब हम उनके स्ट्रक्चर्स को करेंगे। तो आइसोमर्स के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आइसोमर्स होते क्या हैं। देखिए आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है, आइसोबार्स के बारे में पढ़ा है। तो आइसो जब ये वर्ड आ जाता है तो ये अपने आप में क्या डिस्कस करता है कि भाई एक चीज़ में समानता होगी और एक चीज़ क्या होगी, अलग होगी। जैसे आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पड़े हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो वहाँ क्या देखते हैं कि क्या चीज़ सेम रह रही है, एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है लेकिन एटॉमिक मास वेरी कर रहा है। आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर यानी कि जो आपका एटॉमिक मास सेम आ रहा है, मास नंबर सेम है। तो हमने उनको आइसोटोप्स और आइसोबार्स वैसे तरीके से अपने आइसोटोन्स वगैरह आप पढ़ेंगे। तो आइसोमर्स का क्या मतलब, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि कोई ना कोई एक चीज़ में समानता होगी और दूसरी चीज़ में क्या हुआ, डिफरेंस हो। तो आइसोमर क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है, क्या होते हैं आइसोमर्स। देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो एक चीज तो सेम हुई, तो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ उनमें। तो डिफरेंस किस बात को लेकर है, समानता किस बात को लेकर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर फार्मूले अलग हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है, सेम है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। तो हम जब लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को देखते हैं तो उनमें हम क्या पाते हैं कि कभी कार्बन 2 एटम की बजाय 3 एटम से जुड़ जाता है, 4 एटम से जुड़ जाता है। लॉन्ग चेन में, स्ट्रेट चेन में सिर्फ 2 ही एटम, 2 ही कार्बन के साथ जुड़ पाता है।
तो ऐसे में जो आप कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उन दोनों कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आइसोमर। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप 2 या 3 या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर प्राप्त कर पाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, आइसोमरिज्म। तो एक ही कंपाउंड अगर डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आइसोमर्स है, तो भी उसके कंपाउंड्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये 4 बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन के नेचर को क्या करती है, वर्सेटाइल बनाती है। यानी कि कार्बन का जो नेचर है वो दूसरों से क्या है, डिफरेंट है। तो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के लिए 4 चीज़ें जिम्मेदार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इन द फॉर्म ऑफ द ब्रांच चेन, इन द फॉर्म ऑफ द रिंग। एंड carbon also form double bonds, triple bond and single bond with itself in the form of the long chain. क्योंकि कार्बन अपने आप के साथ कंबाइन हो सकता है, कार्बन कैन कंबाइन विद इटसेल्फ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन के जो है कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने को क्या कर रही है, फेवर कर रही है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। And tetravalent, the carbon has a valency of 4. That is, carbon has 4 valence electrons in its valence shell. That's why the carbon is tetravalent. Because of tetravalent, it can form, it can combine with the monovalent, divalent as well as trivalent atoms, and also can combine with itself. खुद के साथ भी combine हो सकता है, दूसरे मोनोवैलेंट ट्राइवेलेंट्स के साथ भी कंबाइन हो रहा है। तो जिस वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या क्या हो रही है, और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। मिलियंस में कंपाउंड है कार्बन के हमारे पास, यदि हम बना रहे हैं। स्मॉल साइज ऑफ एटम, आप ये कहते हैं कि आपने कहावत सुनी कि सोने पर सुहागा, कार्बन के साइज का छोटा होना कार्बन के कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यानी कि आप कितनी भी लंबी चेन में जो है मॉलिक्यूल्स बनाइए, आप स्टेबल हैं। तो इस वजह से भी कार्बन के साइज स्मॉल होने की वजह से जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो है संभाल पाना कार्बन के लिए आसान हो रहा है, क्योंकि कार्बन का दायरा क्या है, कार्बन के एटम का दायरा कम है। अगर कार्बन का एटम लार्ज रहा होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसकी पकड़ की ज़्यादा मजबूत नहीं होती और कम ही एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाते हैं, इस वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन जब कार्बन के साथ कंबाइन होता है, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, जितनी ज़्यादा एनर्जी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। दैट्स व्हाई द कार्बन इज मोर स्टेबल। द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के एटम का स्मॉल साइज होना बहुत ज़्यादा इसको फेवर कर रहा है स्टेबल कंपाउंड्स बनाने की वजह से। लास्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमने आइसोमर्स के बारे में समझा है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ये वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी कार्बन के कंपाउंड्स में खूब देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है, कार्बन आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो इन प्रॉपर्टीज के हो जाने की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या क्या है, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सो लार्ज, या एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, व्हाई द कार्बन इज ए डिफरेंट एलिमेंट देन अदर एलिमेंट्स। तो आपसे डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। सिंपली पूछ सकता है कि डिफाइन व्हाट इज कैटेनेशन, या आपसे पूछ सकता है कि द एटम ऑफ द कार्बन इज मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का क्या रीजन है, कि कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। तो आपको इस टॉपिक को जो है एनसीईआरटी की बुक में जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है, उतना ही एग्जाम में लिखना है, ना कम ना ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं से भी तो प्रॉपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, वहीं से पढ़ना है, उससे आप इसको डाउन कर सकते हैं। तो कार्बन के बारे में यहाँ तक कि जो हम एक ब्रीफ से समझ लेते हैं कि कार्बन के बारे में सबसे पहले तो ये जाना है
कि कार्बन किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप उसको किसी भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन आयनिक जो है बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन को लेना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता है, कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता है, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। द आंसर इज सेम बट द क्वेश्चन आर डिफरेंट। एंड नाउ वी नो दैट कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन कीजिए, कार्बन की किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो एग्जाम्पल अपने से खुद का भी दे सकता है या आपसे भी वो एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा आप कार्बन के बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हमने एक बात और जानी जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। देखिए स्टार्टिंग में है जब हम थोड़ा सा आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, Na पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन एक आयन है, तो ये आयन्स आपस में एक दूसरे से कुछ फोर्स से बाइंड किए हुए हैं। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन NaCl का जो एक मॉलिक्यूल है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये नेचर में क्या है, जनरली सॉलिड। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल के विदिन की फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन तो चारों हाइड्रोजन के साथ मजबूती से बंधा हुआ है, लेकिन जो CH4 मॉलिक्यूल है दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जिस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। बिकॉज आप रीजन दे सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in ionic compound is more strong as compared to the force between the molecules of a covalent compound। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो आप उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। दूसरा, कार्बन जो है आयन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, कार्बन आयनिक कंपाउंड ही बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड आयन फॉर्मेशन होती है, तो जब आप उनको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हो या वाटर में डिसॉल्व करके डिसोसिएट करते हो आयंस में, तो वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बट इन कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं है। दिस कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर आप ये कहें, बिकॉज इनमें कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली ज़्यादा जो है स्टेबल है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ब्रीफ साइड है जो आपने यहाँ तक पढ़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में अब तक कवर कर ली है। ठीक है, तो दूसरा कुछ आपसे यहाँ पर एक और बीच में थोड़ा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कि हमने ये तो देख लिया कि वे कार्बन इस तरीके से कंपाउंड बनाते, तो कार्बन नेचर में कैसे मिलता है। जैसे आपने 10th क्लास में या पढ़ा होगा जोग्राफी में प्रीवियस क्लास में कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर से दूसरी मेटल्स को भी, यानी कि जो आपकी लो है, अब्रक है, और बहुत सारे जो दूसरी मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं। तो कार्बन हमें कहाँ से मिलता होगा नेचर में? नेचर में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो कार्बन नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए है वो कार्बन ही टोटली, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कल हम डिस्कस करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। दूसरा, आपको एक काम और करना है, जितना भी हमने पढ़ा है वो सबको अपने NCERT से रीड कर लेना है। जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्वेश्चन आपने बनाने हैं, जिन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आप कर सकते हैं उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन आपने करनी है। और NCERT में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, एक्सरसाइज से भी, टेक्सचुअल एक्सरसाइज से भी, और जो आपको बीच में एक्सरसाइज दी गई है उससे भी आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश
दूसरा एक और काम आपने करना है, जिन बच्चों ने अभी तक भी लेक्चर्स को नहीं देखा है, यानी कि जो बच्चे अभी तक भी आपका 10th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उन बच्चों को भी आपने बताना है कि आपकी क्लासेस जो साइंस और मैथमेटिक्स के रेगुलर लग रही है, तो धीरे धीरे वीडियो आपकी अपलोड होगी, तो वो सब आप जो है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिंक से भी इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होते हैं। थैंक यू।